Hello everyone, welcome to Master Learner. I hope all of you are doing good. So today we are here क्योंकि कल हमारा एसएससी जेई का रिस्पॉन्स शीट आया है पेपर 2 के लिए। तो मैं और आयुष सर यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जो हमारा रिस्पॉन्स शीट आया है पेपर 2 एसएससी जेई का उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो बच्चों के अंदर जो क्वेरीज हैं कि क्या हो सकता है, किस तरह का पेपर था, ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। सो बी देयर विथ अस, लास्ट तक आप बने रहिएगा। हम लास्ट में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हालांकि ये बोलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पेपर के उस डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए और बाकी सारे बाउंड्रीज को देखते हुए वी विल डिस्कस दैट नंबर आल्सो। सो बी हियर विथ अस सर। थैंक यू सर। तो देखिए, अभी का जो टाइम है ये हमें पता है कि सबके दिमाग में काफी डाउट रहा होगा। एक तो डाउट एग्जाम के 1-2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है सबके मन में कि प्रिपरेशन अभी सफिशिएंट है या नहीं, और एग्जाम देने के बाद स्पेशली जब अभी कुछ करने के लिए होता नहीं है तो ये जो डाउट है और इस तरह के जो भी ख्याल आते हैं दिमाग में कि पता नहीं अब क्या होगा, नहीं होगा, और कुछ करने के लिए भी नहीं होता, तो काफी परेशान हो जाते हैं लड़के। तो इसीलिए ये इस वीडियो के माध्यम से हमारा पर्पस ये है कि आपकी ये जो परेशानी है थोड़ी कम की जाए और आगे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा आपका, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले आपको। जो लोग हो गए हैं वो भी आने वाले समय को कैसे यूटिलाइज करें, और जिनके होने के चांसेस कम है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो भी अपने आगे के समय को कैसे यूटिलाइज करें, उसके लिए उनका क्या पाथ होना चाहिए अब से, उसमें थोड़ा सा उनको मदद मिले। तो सर थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करना चाहेंगे कि इस बार का जो पेपर था कैसा लगा आपको, कि उसकी जो डिफिकल्टी लेवल थी वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा था या कम था, और दूसरा ये कि इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो इस पैटर्न के चेंज होने का आपके हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर बेसिकली थोड़ा सा एक तो परेशानी सारे बच्चों के अंदर थी। ये सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि जेई के पेपर में हमें अब नया जो पैटर्न आया हुआ है कि पेपर 2 में भी एमसीक्यू के एग्जाम्स लिए जाएंगे, वो बहुत परेशान थे। और आप यकीन करें, पूरे क्लासेस में जब भी हमने क्लासेस लिया, हमने कहा था कि भाई 1 मिनट में तुम्हें करीब 2 घंटे का समय रहता है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट और कुछ 12 सेकंड आपको मिलता है। सो कोई भी आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल उसमें पूछ ही नहीं सकता, और यहां तक कि आप मोर देन 50% न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि समय लगेगा। और जितने भी हमारे स्पेकुलेशन थे, जो हमने समझाए थे बच्चों को, वो सब सही हुआ। क्योंकि एक चीज हमने इसमें देखा, आपने भी गौर किया होगा, रिस्पॉन्स शीट हमारे पास जो किसी बच्चे का आया हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं था, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने गौर की होगी, सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल जो सीधा सीधा जो एसएससी का पहले का पैटर्न होता था, उस सीधा क्वेश्चन कोई भी नहीं था। थोड़े क्वेश्चन सीधे तो हर एक एग्जाम में होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का एग्जाम हो, बट कुछ क्वेश्चंस, इनफैक्ट ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से, जिनके पास में डेप्थ होगा या थोड़ा जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा, वही उसको कर सकते। इसमें से मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी हमने जो लॉन्च किया था कन्वेंशनल वाला प्रैक्टिस प्रोग्राम, उसमें भी कुछ लोगों के ये दिमाग में डाउट था, जो कांटेक्ट भी करते हैं टेलीग्राम पे, कि सर इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने थ्योरेटिकल बेस ज्यादा रखा था। तो मैंने उस समय उन लोगों को रिप्लाई भी किया था कि देखो, जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न से अदर एग्जाम्स के, उसको देखते हुए हमारी यही एनालिसिस थी कि जो पेपर होना है वो थोड़ा सा लीनिंग टुवर्ड्स होगा थ्योरेटिकल के तरफ, ठीक है। इसीलिए थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस थे वो हमने भी ज्यादा रखे थे, और उसमें जो डेप्थ है वो भी हमने मेंटेन की थी। कुछ लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, बट स्टिल हमने थोड़ा सा वो मेंटेन किया था। और अब इसको आप बाई लक या जो भी कहिए, या बाई एनालिसिस, तो ये बात सही भी रही कि इस बार का जो पेपर था, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि इसमें इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। जो लोग ऊपर ऊपर से करके जाते हैं कि फॉर्मूला देख लिया या ऊपर ऊपर के कंसेप्ट देख लिए, उन लोगों को काफी दिक्कत आई होगी पेपर को अटेम्प्ट करने में। बिल्कुल सर, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं थे, किसी भी सब्जेक्ट से आप उठा लें। हालांकि जैसे सॉइल मैकेनिक्स से एक एग्जांपल आप ले लें, तो जो भी क्वेश्चंस है तो बड़े सीधे से क्वेश्चंस, पर कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ही आप आंसर देने में आप सटीक आंसर मार पाएंगे, या फिर वो क्या थोड़े से मिस्टेक की वजह से आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी वहां पर है,
और ये नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा, आपको लगेगा कि मैंने 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चंस बना लिए और बाद में थोड़े थोड़े मिस्टेक्स की वजह से आपका मार्क्स अच्छा खासा डाउन हो जाएगा, जो कि आप समझ नहीं पाएंगे, एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर ये बात करें कि कन्वेंशनल और मुझे लगता है एमसीक्यू में, तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, बच्चे भी पूछते हैं सर कन्वेंशनल अच्छा था या एमसीक्यू अच्छा, मुझे लगता है भाई एमसीक्यू में थोड़ा ज्यादा टफ लगता है मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और स्पेशली निगेटिव मार्किंग हो गई है, तो इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि अगर आप किसी क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल हो तो टिक कर दिया, तो वो भी इसके टफनेस को थोड़ा और इंक्रीज ही करेगा। और कन्वेंशनल जहां तक के पेपर थे, तो जो मेरी एनालिसिस है कि कन्वेंशनल का जो पेपर होता था उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं होते थे। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया करते थे ये लोग, बहुत रिपीटेड भी तो होते थे, ताकि आपने अगर प्रिपेयर किया है और आपने रिपीटेडली बहुत सारे सवाल बनाए तो बहुत हद तक चांसेस है आपको सेम क्वेश्चन भी आ जाए। और जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसमें आप क्या बदल देंगे, आपने 5 लाइन याद किया, ये हो सकता है कि वहां 1 लाइन भूल जाए, 4 लाइन फिर भी आप लिख के आएंगे। बट यहाँ तो जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट है, वो ग्रे जोन ही नहीं कि आपने कुछ लिखा और थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे। और तो सर एक पॉइंट ये भी है कि कन्वेंशनल का सिलेबस जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल। थ्योरेटिकल पार्ट में फिर आपको आपकी विड्थ भी बढ़ती है, और इस एग्जाम पैटर्न को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें आपको विड्थ के साथ साथ डेप्थ की भी रिक्वायरमेंट है। अनलेस एंड अनटिल आपने डीप में जाके उस सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया, अगर किसी सब्जेक्ट से कोड पूछे जाते हैं तो वो उस कोड की आपने एनालिसिस अगर नहीं की है तो काफी प्रॉब्लम आई होगी। बिल्कुल सर। इनफैक्ट सर अगर ऐसा है तो हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा आया था इनका नोटिफिकेशन कल जो आया है, उसमें इन लोगों ने बताया है कि 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक आपके लिए ये पोर्टल खुला रहेगा। किसी को भी अगर जो आंसर की रेस्पॉन्स शीट आपका आया हुआ है ना, उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर पोर्टल, और वहां पे 7 तारीख से 9 तारीख तक आप ये फिल कर सकते हैं, कोई भी करेक्शंस वगैरह से रिलेटेड बातें हैं तो। इनफैक्ट मैं सर चाहूंगा कि पिछले साल के पेपर पर भी मैं एक बार हम देखा जाए कि पिछले साल का क्या सीन था। जैसे सब अच्छा पहले इसी बार का देख लेते हैं, राइट, इस बार का देख लेते हैं पहले। इस बार जो पेपर 2 आया है उसमें सब्जेक्ट का वेटेज क्या था, अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज वेटेज, तो मोस्टली आप देखेंगे पैटर्न जैसा होता है आपका, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था सर, सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल सकते हैं जो छोटे टॉपिक्स हैं उससे कम क्वेश्चंस हैं, जो बड़े टॉपिक्स हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि एक पैटर्न चल भी रहा था पिछले कई सालों से कि थोड़ा यूनिफॉर्म किया जाए, वो फॉलो किया गया। और मुझे लगता है ये दोनों ही टाइप के एग्जाम्स में किए जा रहे हैं। आपको ये गौर करना पड़ेगा कि एसएससी जेईई का जो एग्जाम पैटर्न है अब वो धीरे धीरे अलग जोन में चला गया है। लाइक कैसा हो गया है वो कि आपके प्री के समय भी आपको ऑलमोस्ट कवरेज ऑफ सारे सिलेबस को ध्यान में रखना होगा, और मेंस के प्रिपरेशन के समय भी आपको पूरे सिलेबस को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन दोनों में आप पहले जैसा था कि कैटेगरी के प्रिपरेशन कर लेते थे, उससे आपका काम शायद नहीं बनेगा, राइट। बिल्कुल सर। सो नेक्स्ट अगर देखें सर कि ये हमारा पिछले साल का कट ऑफ है, और इसी के लिए सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि एनालिसिस क्या है नंबर्स की। तो पहले ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहा था और उसके कंपैरिजन में इस बार का पेपर कैसा आया और क्या कट ऑफ हो सकता है। दिस इज द मोस्ट अवेटेड थिंग फॉर यू गाइस। तो बताइए सर। सर बेसिकली अगर पिछली बार देखेंगे जैसा हमने डिस्कस किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी कन्वेंशनल एग्जाम होते हैं उन कन्वेंशनल एग्जाम में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, थ्योरेटिकल पोर्शन। और आपको मैंने हर बार दिखाया था कि हर एक सब्जेक्ट से अगर आप कैटेगराइज करेंगे 40% 50% न्यूमेरिकल हमेशा थ्योरेटिकल पोर्शन हमेशा रहते थे। अब वो थ्योरेटिकल पोर्शंस रिपीटेड भी हैं, तो आप पढ़ के जाते थे और उसको लिख के भी आते थे। हो सकता है 10-15% कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बट फिर भी ये चांसेस था कि आप पूरा उसमें गड़बड़ तो नहीं होता था। फिर न्यूमेरिकल वाले भी पोर्शंस थे जो आप करके जाते थे रिपीटेडली और आपको वहां मिल जाता था। अगर आप गौर करेंगे जैसा पिछली बार का पेपर 2 का जनरल कट ऑफ रहा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आप अगर देखेंगे तो ये 201, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा मिनिमम नंबर है जिससे कि मैं एसएससी जेईई का अब मैं पड़ाव पार कर गया। हो सकता है मुझे कोई डिपार्टमेंट मिले बट एटलीस्ट मैं क्वालिफाई कर गया, राइट, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा अब आगे। हालांकि आपके मेडिकल भी रहेंगे बट फिर भी आपने एग्जाम तो पार कर लिया, पढ़ाओ। सो आप देखेंगे जनरल का यहाँ पे 201 था, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से है, बट मिनिमम में अगर ध्यान दें हम तो 201 को अगर मैं लैंडमार्क बना के बोलूं कि कम से कम 201 नंबर पे, या फिर कई बार यहाँ 200 नंबर भी आप देख सकते हैं। तो पिछली बार अगर 200 नंबर आपका मिनिमम में था जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर गया था। सो सर जैसा आप देख सकते हैं कि पेपर 2 में जब ये नंबर्स हैं जो मिनिमम नंबर्स वाले जो के सिलेक्ट हो सके हैं, पर उसमें एक बात ये है कि उनका फिर प्री में शायद थोड़ा अच्छा भी रहा हो।
सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपका 323 के आसपास जनरल में, या फिर इसी कैटेगरी के आसपास 323 325 के आसपास आपका नंबर रहा है। तो अगर इस हिसाब से बात करें तो इस बार जो आपका पेपर 1 है उसका हो चुका है, नंबर भी उनका आ चुका है। बिल्कुल और सर, पिछले बार का अगर देखें हम लोग, तो पिछले बार जो नंबर स्कोर हुआ था तो उसमें 115 कट ऑफ था सर जनरल के लिए, जो कि इस बार थोड़ा कम होके 108 हो गया है। बिल्कुल। और जो हमारी जो एनालिसिस है इस बार के कन्वेंशनल पेपर की, वो हमें इंडिकेट कर रही है कि पिछले बार से ज्यादा तो नहीं हो सकता सर, इस बार उससे कम होना है। तो और सीट्स भी थोड़ी कम है, तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए मुझे लगता है सर 195 के अराउंड पेपर 2 से स्कोर किया जा सकता है। तो अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें 108 जो कट ऑफ है, तो ये 303, बिल्कुल ठीक है सर। तो इसमें मैं जो फाइनल हम लोग जो वर्डिक्ट देना चाहेंगे आप लोगों के लिए वो ये है कि इफ यू आर above 300 then you can be hopeful। अगर 300 से ज्यादा नंबर आपके आ रहे हैं तो हमें लगता है कि आप इस बार के लिए होपफुल रह सकते हैं। और सर इस पे आप अगर कुछ और ऐड करना चाहें। नहीं सर, दैट्स अब अगर मैं मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या है 5 7 8 या 10 नंबर आगे पीछे, नो वन कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट थिंग, राइट। हर कोई प्रेडिक्ट, लेकिन क्या है पिछली बार के कंपैरिजन में पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए और थोड़ा सा हमने लोअर साइड ही शायद रखा हो कि 300 नंबर एटलीस्ट अगर इसके ऊपर कोई है तो होपफुल रह सकता है। बट ऐसा नहीं है कि किसी का उससे कम नंबर है तो वी आर सेइंग समथिंग कि आप मतलब उम्मीद ना रखें। अगर 5 नंबर और माइनस हो जाए या 5 प्लस हो जाए, दैट वी कैन नॉट से, बट दिस इज एक्चुअली द वन विच वी कैन सी। और साथ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों को किसी कारण से पेपर 2 में उनका एग्जाम में अच्छा ना हुआ हो या फिर पेपर 2 सही नहीं लिख पाए हों, बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। या तो आपका प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई हो, या आपने प्रिपरेशन करने के बावजूद आप हो सकता है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में कुछ कमी रह गई हो। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है सर उनको हताश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, और फेलियर जो है वो लाइफ का हिस्सा है। और ट्रू फेलियर वही है कि अगर फेल होने के बाद इफ यू गिव अप देन इट इज अ ट्रू फेलियर। Yes. जब तक आप गिव अप नहीं करते हैं वो फेलियर टेम्पररी फेलियर है। एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट तो जरूर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कि इस मार्क से काफी नीचे हैं, ठीक है, वो लोग एक नए उत्साह के साथ, एक नए टारगेट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कीजिए। और इस बार इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए कि आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। अगर किसी सब्जेक्ट के कोड्स हैं तो उन कोड्स को भी डीपली स्टडी करना है और उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं। और दूसरी बात मैं एक ये ऐड करना चाहूंगा कि इवन फॉर दोज स्टूडेंट्स सर जो कि इस मार्क के ऊपर हैं, वो भी अपनी पढ़ाई को छोड़े नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सर ये एग्जाम जो है वो उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है, एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर। तो जो लोग इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि चेक कर चुके होंगे अभी तक, तो उन लोगों को भी सर छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप लूप में रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए। हाँ, ये एक अलग बात है सर कि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। एक्शन में कोई रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। जो भी रिलैक्सेशन है वो आपके दिमाग के लिए ही है कि आप इस मार्क के ऊपर हैं या नीचे हैं। आपको प्रिपरेशन अपनी तो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल कि आपका रिजल्ट ना आ गया हो। और लास्ट में मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जो लोग जैसे तैसे करके पहले प्रिपेयर किया करते थे, चाहे जैसे भी जहां से भी करते थे, आई शुड नॉट से दैट, बट हाँ, अब जैसे तैसे को मत करो प्लीज। एक प्लान बनाओ, प्लान के तहत सिलेबस पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करो। सिलेबस कवर में भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे ध्यान देना है, और उन थ्योरेटिकल पोर्शंस में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की जरूरत है। ये रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुमसे फिर तुम्हारा एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ कारण से ये मिस होता रहेगा। सो अब ये एक्सक्यूज देने का टाइम नहीं है, इनफैक्ट ये प्रिपरेशन का समय है, और एक्चुअली राइट प्रिपरेशन का समय हो चुका है। सो वी शुड से दैट कि यू कैन ज्वाइन ओवर 7 दिसंबर से हमने ऑनलाइन के बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं। एसएससी जेई में अगर डीप में पढ़ना चाहते हो, ध्यान से पढ़ना चाहते हो, सिलेबस पूरी तौर पे करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन आवर 7 दिसंबर ऑनलाइन बैच।
इन मास्टर लर्नर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आराम से आप मास्टर लर्नर की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा सर एक ऑफलाइन बैच भी हम अनाउंस कर रहे हैं पटना सेंटर के लिए, जो कि स्टार्ट होगा 20th दिसंबर से। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो और आसपास के रीजन से हो, यू ऑल आर वेरी वेलकम। आप इंक्वायरी कर सकते हैं और अगर जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपकी जो जर्नी है वो जितनी आसान की जा सकती है वो की जाए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस, आगे के लिए, एग्जाम के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। इनफैक्ट जो लोग पटना सेंटर में जुड़ना चाहते हैं, कल से आयुष सर वहां अवेलेबल होंगे, पर्सनली मिल सकते हैं उनसे वहां। और जो भी आपको क्वेरीज है, जो आपको डर है, जो परेशानी है रिलेटेड टू एसएससी जेईई, दैट ऑल यू कैन डिस्कस विद आयुष सर, इजंट इट सर? यस सर। See you guys at Patna Center. So be happy and keep fighting for best. Yes, and one more last thing, जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन 7 दिसंबर से, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है, और जो ऑफलाइन करना चाहते हैं वो पटना सेंटर में स्टार्ट हो चुका है। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, जस्ट डू ए प्रिपरेशन, पूरे एनर्जी के साथ, अच्छे तरीके से, अच्छे डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो। ऑफ कोर्स वी विल बी देयर विथ यू। थैंक यू।